वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज की हमारी वीडियो में हम आपके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे रिलेटेड टू योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर हमारे पास दो मैकेनिज्म्स हम पढ़ने वाले हैं। दीज आर SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। एक एक करके दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए हेडिंग लिख के रखी है SN1 मैकेनिज्म विच इज नोन एज द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर SN1 की फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है और सबसे पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि यहां पर यूनिमोलिकुलर टर्म का मतलब क्या है। तो यहां पर हम बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन या मैकेनिज्म हमारा डिपेंड करता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर, और वो एक मॉलिक्यूल जो है वो है हमारा RX यानी कि हमारा एल्काइल हैलाइड। तो सिंस मैकेनिज्म का जो रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ आपके RX की कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर, दैट्स व्हाई इसे का हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये बच्चा जी मैकेनिज्म जो है नाम बता रहा है हमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे चलता है। तो मैं आपसे यहां पर एक रिएक्शन शेयर कर रहा हूं विच इज RX in the presence of a nucleophile RNU का नया बॉन्ड बनता है और जो हेलोजन है वो हैलाइड फॉर्म में बाहर चल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में जो आपका हेलोजन है वो कार्बन चेन छोड़कर बाहर चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बैठ जाता है। यही होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में हमने बात करनी है। तो याद रखना, न्यूक्लियोफाइल आपका जब स्ट्रांग है तो वो हैलोजन को डिस्प्लेस कर देता है कार्बन चेन से, न्यूक्लियोफाइल उसकी पोजीशन ले लेता है और हैलोजन बाहर चला जाता है। तो हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में हमारे SN1 मैकेनिज्म में यहां पे दो स्टेप्स इंवॉल्व रहते हैं। स्टेप नंबर वन इज, देखिएगा, मैं एक 3 डिग्री कार्बन चेन की एग्जांपल लेके चलूंगा यहां पर, लाइक CH3 एंड अ हैलोजन, लेट इट बी क्लोरीन लगा हुआ है हमारे पास। तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में हमारा पहला स्टेप चलता है जो कि एक रिवर्सिबल स्टेप रहेगा और एक स्लो स्टेप रहेगा। इस स्टेप के दौरान क्या किया जाता है, हैलोजन को हम डिस्प्लेस कर देते हैं या निकाल देते हैं हमारी कार्बन चेन से, और हैलोजन के निकलने से हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि यहां पर एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप रहता है दैट इज जो आपकी एल्काइल हैलाइड की चेन है उसमें से हम हैलोजन को डिस्प्लेस आउट करेंगे और पीछे कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे। तो बच्चों इस स्टेप को हम कहेंगे हमारा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो सिंस हमारे पास इस पहले स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन जनरेट होता है तो स्टेप का नाम भी हम बोल देते हैं कि इट इज जनरेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। ठीक है, तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम आपके पास चलेंगे तो स्टेप नंबर टू हमें क्या कहता है। स्टेप 2 में जो हमारा कार्बोकैटायन पहले स्टेप में जनरेट हो चुका है, ठीक है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो बच्चा हमने पिछली वीडियोस में हमारी जहां पे केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 10 रिएक्शंस को हमने पढ़ा था, और उन 10 रिएक्शंस में 10 के 10 न्यूक्लियोफाइल्स है। आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को यूज करके रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आई एम यूजिंग हियर OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव आपका KOH एक्वस से आएगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है आपका ये अटैक करेगा आपके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ, और अटैक करने पर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3 एंड OH। ठीक है, तो आपके पास सेकेंड स्टेप इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा, और इस स्टेप में हम देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जो है
वो आपके कार्बोकेटाइन पे अटैक करके मॉलिक्यूल बनाकर बैठ जाएगा। तो आपके पास स्टेप नंबर 2 का नाम आ जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो 2 स्टेप में हमारे पास हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट होगा, जिसमें पहले स्टेप में हम जनरेट करेंगे कार्बोकेटाइन और सेकंड स्टेप में हम अटैक करा देंगे न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन आपका जनरेट होगा आपके न्यूक्लियोफाइल की इन्फ्लुएंस की वजह से। न्यूक्लियोफाइल को देखकर ये जो क्लोरीन है या जो हैलोजन है ये कार्बन चेन से भाग जाएगा, और भागने के बाद जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ उस पर न्यूक्लियोफाइल बड़े आराम से अटैक करके आपकी रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास हमारा मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। 2 स्टेप का मैकेनिज्म, पहले स्टेप में जनरेट करेंगे कार्बोकेटाइन और दूसरे स्टेप में अटैक कर देंगे न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, अब इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा मुझे बच्चों, यहां से ऊपर से कर देता हूं। चलिए, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरीके का रहता है। देखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर सिंपल सा है, दैट इज 3 डिग्री कार्बन चेन, 2 डिग्री कार्बन चेन एंड 1 डिग्री कार्बन चेन। तो आपके पास रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी 3 डिग्री कार्बन चेन में SN1 मैकेनिज्म प्रायोरिटी वाइज होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री से एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री से। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ऐसा आपका ऑर्डर क्यों है? क्योंकि हमारे यहां पर पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कार्बोकेटायन जनरेट होता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है हमारे पास 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ऑल बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, ऑल बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द SN1 मैकेनिज्म, तो वो रहेगा 3 डिग्री की कार्बन चेन, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। व्हाई 3 डिग्री इज प्रेफर्ड? क्योंकि हमारे इस स्टेप में, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन जनरेट होता है और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 to 1, तो इसलिए आपके पास न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री कार्बन चेन पर इजिली अटैक करता है। और स्टेबिलिटी 3 to 1 क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द हाइपर कंजुगेशन, जो कि आपके पास 11th क्लास का टॉपिक रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कंप्लीट होता है, हमारा मैकेनिज्म भी कंप्लीट होता है। फर्दर मूव ऑन करें तो हमारे पास हमारा जो SN1 मैकेनिज्म है वो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी प्रेफरेबल होता है। और प्रेफरेबल क्यों होता है? ऑल बिकॉज ऑफ अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चलेगी। चलिए अभी हम उसकी बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए, इन केस ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, इन केस ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स SN1 इज प्रेफर्ड। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म इज प्रेफर्ड। अब क्यों प्रेफर किया जाता है, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या चीज है? अगेन वीडियो में समझाया हुआ है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आपको अगर नहीं आइडिया इस चीज का तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज पता होना चाहिए व्हाट आर एलाइलिक एंड व्हाट आर बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड की एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर जब हैलोजन प्रेजेंट हो तो इस सिचुएशन को हम एलाइलिक हैलाइड्स की सिचुएशन कहते हैं। अब मैं यहां पर वैलेंसी पूरी कर लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले स्टेप में हम आपका हैलोजन निकाल देंगे, यानी कि कार्बोकेटायन जनरेट कर देंगे हम।
तो कार्बोकेटाइन जनरेट करने पर, हैलोजन के निकलने पर हमारे पास जो कार्बन चेन बचेगी दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहां पर आ जाएगा CH2 विद पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यही रहता है, जनरेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, जिसमें हम हैलोजन को बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ ऐसा कि हम SN1 मैकेनिज्म इसमें प्रेफर करते हैं, वो ये हुआ बच्चों कि हमने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव पर रेजोनेंस देख ली। तो रेजोनेंस किस तरीके से हुई, तो देख सकते हो बच्चों, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए जंप कर जाता है और अपने आप को आगे ले जाने पर कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, तो डबल बॉन्ड यहां से उठ के आगे आ गया, आप देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज है अब इस पे अटेन हो जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी खराब हो गई। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए डबल बॉन्ड वापस पीछे आएगा, यानी कि ये दो स्टेप का जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूसली चलेगा एंड दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्टेप। ठीक है, तो यानी कि आपके पास यहां पर रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन चल रही है, इसी कारण आपके पास SN1 मैकेनिज्म जो है वो एलाइलिक मॉलिक्यूल्स में प्रेफर किया जाता है। तो मैंने आपको रेजोनेंस करके भी दिखा दी है, दो स्टेप की रेजोनेंस है यहां पर, तो इसी वजह से आपके पास SN1 यहां पर प्रेफर किया जाता है। और ये रही बात हमारे एलाइलिक हैलाइड्स की, तो ये आपके पास एलाइलिक मॉलिक्यूल है जिसमें से हैलोजन निकाला, आपके पास यहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस चलने के कारण आपके पास एलाइलिक मॉलिक्यूल्स में SN1 प्रेफर की जाती है। ठीक है, एंड लाइकली बेंजीन हैलाइड में बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आइए उसकी भी रेजोनेंस देख लेते हैं। चलिए, बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात की जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड्स आर बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर जब हैलोजन अटैच्ड हो तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो ये है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। यहां पर हम सबसे पहले हैलोजन को निकालेंगे, CH2 बेंजीन रिंग एंड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन बाहर। ठीक है, तो यहां पर भी एक आपके पास कैटायन जनरेट हो चुका है। अब इसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके का मैकेनिज्म रहने वाला है, रेजोनेंस कैसे रहने वाली है। तो आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग एंड बेंजीन में 3 ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड, और इसी के साथ साथ C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने से बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ शिफ्ट होगा और जिसके कारण आपके पास यहां पर CH2 जो होगा वो न्यूट्रल कर दिया जाएगा बाय मेकिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन द CH2 एंड द बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके न्यूट्रल होने से तो कोई मतलब पहला स्टेप जो रहा जिसमें हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर निकाला और CH2 हमारा न्यूट्रल हो चुका है, बट जहां से जिस कार्बन से ये निकला है आपके पास डबल बॉन्ड, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस डेफिशिएंसी के कारण यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे रह जाएंगे सिर्फ 2 डबल बॉन्ड और एक आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करेगा हमारी बेंजीन रिंग में फ्रॉम ऑर्थो टू पैरा एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इधर बन जाते हैं विच आर CH2 डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग। फर्स्ट टाइम दैट वाज इन ऑर्थो, अब मूव करके ये आ जाएगा पैरा पोजीशन पे एंड अंदर से डबल बॉन्ड भी मूव करेंगे एंड थर्डली हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन से निकल के वापस ऑर्थो पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि यहां से निकल के ऊपर नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा और अंदर से डबल बॉन्ड अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेंगे।
तो जो इसमें चेंज आ रहे हैं उनकी भी डायरेक्शन में आपको दे दूं, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम देयर टू हेयर एंड डबल बॉन्ड अंदर से आगे, देन द पॉजिटिव चार्ज अगेन मूव फ्रॉम पैरा टू ऑर्थो एंड डबल बॉन्ड आगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यहां पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, जिस वजह से हम कहते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी आपका SN1 प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल 3 डिग्री की कार्बन चेन के अलावा एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स, इनमें भी आपके पास SN1 प्रेफर किया जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। आपने एलाइलिक में भी रेजोनेंस देख लिया, आपने बेंजाइलिक में भी रेजोनेंस देख लिया, रेजोनेंस के कारण इन दोनों में SN1 प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा SN1 मैकेनिज्म खत्म होता है। अब मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट मैकेनिज्म में, विच विल बी योर SN2 मैकेनिज्म। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा SN2 मैकेनिज्म। तो उसके लिए थोड़ा सा हम आपका टॉपिक चेंज करने वाले हैं ऊपर से ही। तो यहां पर हमने पीछे समझाया आपको SN1 मैकेनिज्म, अब हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की, जिसमें हमारे पास इसकी फुल फॉर्म रहेगी, इंस्टेड ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ये रहेगा बायोमोलिकुलर, राइट? ये रहेगा हमारे पास बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को हम बायोमोलिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रीजन रहता है कि जो रेट ऑफ दिस मैकेनिज्म है दैट विल बी K into concentration of alkyl halide into the concentration of the nucleophile। यानी कि यहां पर रेट जो है वो आपका 2 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दीज आर एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। पिछले केस में सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए दैट वाज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए दिस इज योर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है या शो करना है, देखिएगा। यहां पर मैं अब एक 1 डिग्री कार्बन चेन की एग्जांपल लेकर चलूंगा, विच इज CH3Cl। ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूल है CH3Cl, जिसमें मैंने आपके कार्बन के चारों बॉन्ड्स थोड़े खोल के दिखा दिए हैं। 3 H लगे हैं और एक Cl लगा है। दिस इज ए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर क्या होगा बच्चा जी, इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन को बाहर नहीं निकालेगा, अनलाइक द प्रीवियस वन। पिछले वाले में हमारे पास पहले स्टेप में हैलोजन को निकालते फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली अटैक कर देगा, और अटैक करने की जगह है उसकी आइदर फ्रॉम द फ्रंट और फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, अटैक करने की उसकी जगह है आइदर फ्रॉम द फ्रंट साइड और फ्रॉम द बैक साइड। अब फ्रंट साइड से ये अटैक नहीं कर पाता, वो इसलिए नहीं कर पाता बच्चों क्योंकि आपके कार्बन चेन में सामने है हैलोजन और हैलोजन पे है नेगेटिव चार्ज, वेरएज जहां ये अटैक कर रहा है कार्बन उस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल बीइंग एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बीइंग एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये पॉजिटिव की तरफ अटैक करते हैं, मगर सामने एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर जनरेट हो जाएगी रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन रहेगी, और इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है कि SN2 मैकेनिज्म में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा आपके एल्काइल हैलाइड के बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस नहीं रहेगी, वहां पर रिपल्शन नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां पे फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा ड्यू टू द रिपल्शन बाय द हैलोजन, whereas न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करने पर वो आपके पास एक
ट्रांजिशन स्टेट जनरेट कर लेता है, एंड इन दैट ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन्स और हैलोजन का बॉन्ड प्लस आपके न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड दोनों एक साथ आपको दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, तो बैक साइड से अटैक करने पर न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड भी दिख रहा है आपको, क्लोरीन का बॉन्ड भी दिख रहा है, यानी कि हैलोजन का बॉन्ड भी दिख रहा है, और 3 हाइड्रोजन्स भी दिख रहे हैं। तो हम इस स्टेट को एक ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ना कि आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बिकॉज यहां पर आपके पास कॉन्टिन्यूसली चेंज ऑब्जर्व होता है। और वो क्या चेंज है कि न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है विच इज अ न्यू बॉन्ड, ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और हैलोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज एन ओल्ड बॉन्ड, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है। एंड टाइम के साथ अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट आता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन चेन से अटैच हो जाता है, प्लस जो आपका हैलोजन है वो कार्बन चेन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में हमारे पास सिंगल स्टेप में आपको पूरा मैकेनिज्म समझाना होता है, जिसके दौरान आपके पास आप न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक दिखा देते हो, और अटैक का ध्यान रखना है, आगे से ही नहीं दिखाना है क्योंकि वहां पर रिपल्शंस है। तो बैक साइड से अटैक करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, फॉलोड बाय हैलोजन बाहर, न्यूक्लियोफाइल अंदर। तो ये एक सारा सिंगल स्टेप चलता है यहां पर। तो ये रहेगा आपका SN2 का मैकेनिज्म। लास्टली हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन थे कार्बन से अटैच्ड, वो हमने लेफ्ट साइड रखे थे, एंड एट द एंड वो राइट साइड हो चुके हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल के मिरर इमेज के बन जाने को हम बोलते हैं इन्वर्जन, इसको कहते हैं हम इन्वर्जन। और जिस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, पढ़ाया इसके बारे में, दैट इज वॉल्डन। तो उसे हम कहेंगे वॉल्डन्स इन्वर्जन। ठीक है, तो यहां पर ये टर्म भी बहुत बार पूछी जाती है कि यहां पर ऐसा क्या हुआ मॉलिक्यूल को, तो आप बोलेंगे यहां पर इन्वर्जन हो जाती है मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाती है, इसे कहते हैं इन्वर्जन। और साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बताया उनका नाम यहां लगा दिया जाता है, दैट इज वॉल्डन्स इन्वर्जन। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मैकेनिज्म रिलेटेड टू SN2, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट बीच में आती है, एंड लास्ट में इन्वर्जन शो कर रही होती है। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो SN1 के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और वो क्यों होता है आइए समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं क्यों होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 के लिए हमारे पास रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, तो SN2 के लिए हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, वेयर SN1 के लिए था इट वाज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि बिल्कुल उल्टा है इसके। अब ऐसा क्या है यहां पर, तो बच्चा यहां पर कार्बोकैटायन तो जनरेट हुआ नहीं, तो कार्बोकैटायन के बिहाफ में तो आंसर देंगे नहीं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की, स्टेरिक हिंड्रेंस की। एग्जाम्पल से समझाता हूं बच्चों कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है यहां पर। तो देखिएगा ध्यान से, इट सेज जब हमने 1 डिग्री की कार्बन चेन ली है, ठीक है, और एक 3 डिग्री की कार्बन चेन ली है, ठीक है, तो मैंने एक 1 डिग्री की कार्बन चेन ले ली और साथ ही साथ एक 3 डिग्री की कार्बन चेन ले ली। मैं बता भी देता हूं, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। तो जो न्यूक्लियोफाइल है जिसने अटैक करना है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया मैकेनिज्म में कि आगे से तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि आगे हैलोजन है। तो इसने जब बैक साइड से अटैक करना है, तो बैक साइड से अटैक करने पर आप देख सकते हैं यहां पर 3 कार्बन चेन लगने की वजह से रुकावट है।
रुकावट यानी कि हिंड्रेंस है, इसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उसको कार्बन चेन्स की हिंड्रेंस मिल रही है। इस हिंड्रेंस के कारण आपके पास यहां पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है आपके SN2 मैकेनिज्म की। Whereas न्यूक्लियोफाइल जब पहले वाले 1 डिग्री वाले में अटैक कर रहा है तो यहां पर छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स लगे हैं जिनको वो पास करके कार्बन पे अटैक कर सकता है, और जब अटैक कर सकता है तो यहां पर आपके पास रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की जब बात करेंगे तो सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन चेन में हिंड्रेंस बहुत कम होती है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है और कार्बन तक अप्रोच कर सकता है। वेराज नीचे 3 डिग्री की कार्बन चेन में तीन कार्बन चेन अटैच है आपके कार्बन कंटेनिंग हैलोजन पर, तो आपके पास इस वजह से वहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा SN2 मैकेनिज्म जो कि एक सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है, फॉलोड बाय उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो कि SN1 के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप जब भी SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको कंपैरिजन में पढ़े। तो कंपैरिजन में एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, दूसरा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा आपके पास इनके स्टेप्स। उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या है और किसमें क्या है। ठीक है जी, और इसी के साथ हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं आपके मैकेनिज्म्स का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में एंड आपके फाइनल्स में भी पूछे जाते हैं, तो इनके क्वेश्चंस के ऊपर जरूर अच्छे से फोकस कीजिएगा। और क्वेश्चन ज्यादातर मेनली आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर ही आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।